वो चीज़ कुछ और न होकर पीटर स्कॉट विस्की की वही खाली बोतल थी जो उसने और मालती मेहरा ने खाली की थी। बोतल का निचला करीब आधा से कुछ कम हिस्सा खून से सना था और उस पर कई बाल चिपके हुए थे। जाहिर था उस बोतल को बतौर मर्डर वेपन इस्तेमाल किया गया था। अजय ने चंद अक्षण सोचा और मन ही मन कुछ तय करने के बाद किचन में पहुंचा। वहां पॉलीथीन का एक बड़ा सा लिफाफा खोजने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर बाथरूम से एक तौलिया लेकर वह वापस कमरे में आ गया। खून से सनी बोतल को तौलिए द्वारा ढक्कन से पकड़कर पॉलीथीन के लिफाफे में डालकर उसने लिफाफे की तनियों से उसका मुंह बांध दिया। फिर बोतल समेत तौलिए में लपेट दिया और फिर एक पल भी व्यर्थ गवाए बगैर वह मर्डर वेपन सहित उस बालकनी से अपनी बालकनी में कूदकर वापस अपने कमरे में आने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कमरे में लाइट ऑफ करके तौलिए में लिपटी बोतल को बगल में दबाए वह बाहर निकला। दरवाज़ा लॉक करके सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचा और चुपचाप पिछले रास्ते द्वारा होटल से बाहर आ गया। कोई 20-22 गज आगे एक गली थी और गली के सिरे पर एक बड़े आकार का कारपोरेशन का कूड़ेदान था। अजय वहाँ पहुँचा और तौलिए में लिपटी बोतल कूड़ेदान में छिपा दी। वक्ती तौर पर बोतल को छिपाने के लिए वो एकदम मुनासिब जगह थी। कम से कम सुबह होने से पहले तक तो बोतल छिपी ही रहनी थी। उसकी योजना का पहला चरण पूरा हो गया था। अब उसने दूसरा चरण पूरा करना था। वह पलटकर तेजी से प्रिया अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। वह पूर्णतः निश्चिंत था कि होटल में पिछले रास्ते से दाखिल होने से लेकर बोतल सहित उसी रास्ते से बाहर आने और बोतल छुपाने तक न तो कोई उसे मिला था और न ही किसी ने उसे आते देखा था। प्रिया अपार्टमेंट का प्रवेश द्वार खुला था। अजय निसंकोच भीतर दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसी वक्त उसकी रिस्ट वॉच 11:20 होने की सूचना दे रही थी। वह तीसरे खंड पर पहुंचा। आशा के अनुरूप 33 नंबर अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद था। अजय ने डोर बेल बटन दबा दिया। अंदर डोर बेल की आवाज़ गूंजती सुनाई दी, लेकिन दरवाज़ा न तो खुलना था और न ही खुला। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अजय ने पुनः बटन दबा दिया और इस दफ़ा कई सेकंड तक दबाए रखा। फिर अचानक बटन से अंगूठा हटा दिया। अजय बगल वाले 32 नंबर अपार्टमेंट के सम्मुख पहुंचा और डोरबेल बटन दबा दिया। लगभग फौरन ही दरवाज़ा खोलकर इकहरे बदन की पढ़ी लिखी नज़र आने वाली एक अधेड़ औरत प्रकट हुई। अजय पर निगाह पड़ते ही उसने चेहरे पर क्रोध मिश्रित संदेह के गहन भाव उत्पन्न हो आए। कौन हो तुम? उसने कड़े स्वर में पूछा। क्या बात है? बेवक्त तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अजय शिष्ट स्वर में बोला। मैं 33 नंबर में रहने वाली मिस मेहरा से मिलने आया हूँ। मेरी उसके साथ मुलाकात तय थी, लेकिन मुझे आने से थोड़ी देर हो गई। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अधेड़ औरत उसकी बात काटती हुई बोली। जिस ढंग से कुछ देर पहले उसके अपार्टमेंट में घंटी बजती रही थी, उससे अगर वह सो रही होगी तो भी बाहर
तो भी जाग गई होगी, इसलिए जाहिर है वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन उसने कहा था वह मेरा इंतज़ार करेगी। अजय जिद भरे स्वर में बोला। उसे यह भी पता था कि मुझे यहाँ आने में देर हो जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब? मालती ने 2 लड़कियों को डिनर पर बुलाया था। उनके चले जाने के बाद मालती ने किसी और से मुलाकात की थी। जाहिर है उसकी वो मुलाकात पहले से ही तय रही होगी, अधेड़ औरत ने कहा और अचानक उसका स्वर कठोर हो गया। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। अगर तुम किसी गलत इरादे से, आपका मतलब है अपनी मेहमानों के चले जाने के बाद किसी के साथ मालती की मुलाकात तय थी? अजय ने क्रोधपूर्वक हस्तक्षेप करते हुए पूछा। क्या मालती से मिलने कोई आदमी आया था? वह औरत अजय की कड़ी निगाहों का सामना नहीं कर सकी। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, कहकर उसने पीछे हटना चाहा। अजय ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थमाई। फिर तुम्हारी बातों से लगता है मालती यहाँ शरीफों की तरह नहीं रह रही है, उसने कड़े स्वर में पूछा। साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? उस औरत ने अजय को घूरा। मैं स्कूल टीचर और एक इज्जतदार महिला हूँ, वह हिचकिचाती सी बोली। सारा दिन मेहनत करने के बाद रात में आराम से सोना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ आदमियों का आना और पिछले रास्ते से जाना लगा ही रहता है। मैं क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर हूँ, इसलिए जो कुछ होता है उसे अनदेखा नहीं कर सकती। उसकी कलाई अभी भी अजय के हाथ में थी। अजय ने उसे बाहर खींचा और खींचता हुआ उसे विजय घट गए। और खींचता हुआ उसे विजया मेहता के दरवाजे पर ले गया। दरवाजे पर जोर से दस्तक देने के बाद इंतज़ार करते हुए पूछा, तुमने पिछले रास्ते के बारे में कहा था, क्या इस फ्लोर पर कोई पिछला रास्ता है? आखिर आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ, मैंने एक आदमी को मालती की बालकनी में से सामने होटल के कमरे की बालकनी में कूदते देखा था और अब तुम आ पहुँचे। अजय मन ही मन काँप गया और मन ही मन और अब तुम आ गए। अजय
मैं कहना चाहती हूँ, मैंने एक आदमी को मालती की बालकनी में सामने होटल के कमरे की बालकनी में कूदते देखा था और अब तुम आ पहुँचे। अजय मन ही मन काँप गया, मगर प्रकट में सामान्य रहा और मालती की डोर बेल बजाकर तुम्हें जगा दिया। वह तुरंत उसकी बात काट कर बोला, फिर उसकी कलाई छोड़कर डोर नाम लड़खड़ाते हुए हाँक लगाई। मालती, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अजय। देखा, औरत बोली। तुम्हें अवॉइड करने के लिए वह ऐसा जाहिर कर रही है मानो यहाँ देखा, औरत बोली। तुम्हें अवॉइड करने के लिए वह ऐसा जाहिर कर रही है मानो यहाँ है ही नहीं। अब तुम्हें चले जाना चाहिए। ये कहकर डोर और मालती की डोर बेल बजाकर तुम्हें जगा दिया। वह तुरंत उसकी बात काट कर बोला, फिर उसकी कलाई छोड़कर डोर नींद नाब लड़खड़ाते हुए हाँक लगाई। मालती, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अजय। देखा, औरत बोली। तुम्हें अवॉइड करने के लिए वह ऐसा जाहिर कर रहा है मानो यहाँ है ही नहीं। अब तुम्हें चले जाना चाहिए। अजय बराबर डोर नाब को खड़खड़ा रहा था और डोर नाब के घूंटे घूमने के ढंग से वह समझ चुका था कि दरवाज़ा लॉक नहीं था, लेकिन बगल में खड़ी औरत पर उसने जो अजय बराबर डोर नाब को खड़खड़ा रहा था और डोर नाब के घूमने के ढंग से वह समझ चुका था कि दरवाज़ा लॉक नहीं था, लेकिन बगल में औरत पर तुम नहीं समझोगी मेरे लिए वजह जानना कितना ज़रूरी है, उसने थके से लहजे में कहा। फिर डोर नाब खड़खड़ाते हुए ऐसा जाहिर किया मानो अचानक ही तुम नहीं समझोगी मेरे लिए वजह जानना कितना ज़रूरी है, उसने थके से लहजे में कहा। फिर डोर नाब लड़खड़ाते हुए ऐसा जाहिर किया मानो अचानक ही वो घूम गई थी और दरवाज़ा तनिक खुल गया था। अरे, दरवाज़ा तो खुला है, ये जान बूझकर चौंकता हुआ सा बोला और दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अजीब बात है, यहाँ तो अंधेरा है। ऐसा जाहिर किया मानो अचानक ही घूम गई और दरवाज़ा तनिक खुल गया था। अरे, दरवाज़ा तो खुला है, वह जानबूझकर चौंकता सा बोला और दरवाज़ा पूरा खोल दिया।
अजीब बात है, यहाँ तो अंधेरा है, उसने अपने लहजे में परेशानी का पुट लेते हुए कहा, जबकि मालती को मेरा इंतज़ार करती होना चाहिए था। उसने दरवाजे के अंदर हाथ डाला और टटोल कर लाइट स्विच ऑन कर दिया। अगले ही क्षण वह सिसकारी सी बलते हुए बोला, हे भगवान। औरत उसे एक तरफ धकेल कर आगे झपटी, फिर एकाएक ठिठकी और फिर उसके कंठ से घुटी सी चीख निकल गई। ओह हो, यह तो मालती है, वह आतंकपूर्ण स्वर में बोली। इतना खून मर चुका है कि औरत उसे एक तरफ धकेल कर आगे झपटी, फिर एकाएक ठिठकी और फिर उसके कंठ से फूटी सी चीख निकल गई। ओह, यह तो मालती है, वह आतंकपूर्ण स्वर में बोली। इतना खून, यह मर चुकी है, बेचारी का खून। वह आतंकपूर्ण स्वर में बोली, इतना खून, यह मर चुकी है, बेचारी का खून कर दिया गया। हाँ, वह मर चुकी है, इसका खून कर दिया गया, अजय ने जानबूझकर कठिन स्वर में दोहराया और कोने में रखे टेलीफोन उपकरण की ओर बढ़ गया। हाँ, यह मर चुकी है, इसका खून कर दिया गया है, अजय ने बोला। हाँ, वह मर चुकी है, इसका खून कर दिया गया है, अजय ने जानबूझकर कठिन स्वर में दोहराया और कोने में रखे टेलीफोन उपकरण की ओर बढ़ गया था। फिर रिसीवर उठाकर फ्लाइंग स्क्वाड को फ़ोन करने लगा। रिसीवर यथास्थान रखने के बाद वह पलटा तो औरत को बिस्तर पर बैठे और हाथों में चेहरा ढके सिसकते हुए बड़बड़ाते पाया। क्या बड़बड़ा रही हो? उसने पूछा। तुम इस बारे में क्या जानती हो? और मैं कह रही थी, मैं बगल वाले कमरे में सोती रही और यहाँ पर यह सब हो गया। औरत क्षीण स्वर में मौत बोली, फिर अचानक पूरी तरह से कांप गई। काश मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया होता जब उस आदमी को देखा था। उस आदमी द्वारा बालकनी में मैं कह रही थी, मैं बगल वाले कमरे में सोती रही और यहाँ यह सब हो गया। औरत
क्षीण स्वर में बोली। फिर अचानक बुरी तरह से कांप गई। काश मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया होता जब उस आदमी को देखा था। उस आदमी ने इस बालकनी से होटल की बालकनी में छलांग लगाई थी। अजय ने उसे टोक कर पूछा। हाँ, मैंने उसे देखा था और उसकी वजह से मैं मालती के बारे में भी गलत ढंग से सोच रही थी, लेकिन मुझे क्या पता। मुझे क्या पता था। असल बात यह थी। तुमने कितनी देर पहले उस आदमी को देखा था? करीब पौना घंटा पहले, औरत ने आंखें पूछते हुए कहा। फिर मेज पर रखी झूठी प्लेटों की ओर इशारा करके बोली। मैं नहीं जानती थी मेरे हाथ का बना खाना ही उस बेचारी का आखिरी भोजन होगा। तुम्हारे हाथों का बना खाना? उसके लिए डिनर आज तुमने बनाया था? औरत ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ है, जबकि मालती को बस काम चलाऊ कुकिंग ही आती थी। बेहतर होगा डिनर वगैरह के बाद में तुम इस सिलसिले बेहतर होगा डिनर वगैरह के बारे में तुम सिलसिलेवार बताओ। मैं कुछ नहीं जानती, औरत ने कहा, सिवाय इसके कि बड़ा ही अनौपचारिक सा डिनर था, सिर्फ 3 लड़कियों के लिए। डिनर तैयार करने के बाद मैं अपने सिवाय इसके कि बड़ा ही अनौपचारिक सा डिनर था, सिर्फ 3 लड़कियों के लिए। डिनर तैयार करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। फिर जब मुझे मालती द्वारा मेहमानों को विदा किए जाने की आवाज़ें सुनाई दी और मेहमानों के चले जाने का यकीन हो गया, तो मैं उससे यह जानने के लिए यहाँ आई कि खाना कैसा बना था। उसने खाने की तारीफ़ करने के बाद बताया कि वह एक और विजिटर को एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं वापस अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर अचानक कोई आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैंने बिस्तर के से उठकर और नंगे पाँव इस तरफ देखा तो इस बालकनी से होटल की बालकनी में जाता एक आदमी दिखाई दिया। यह सोचकर कि मालती का कोई चाहने वाला चोरी छिपे उससे मिलने आया होगा, इस बात को टाल गई। फिर दोबारा वही मुश्किल से नींद आई तो तुमने घंटी बजाकर जगा दिया। तुम जानती हो मालती की गेस्ट वे लड़कियां कौन थी, कहाँ रहती है? अचानक वह बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अब तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। मैं जो कुछ जानती हूँ पुलिस को ही बताऊंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। नहीं, तुम यहीं ठहरो, पुलिस आने वाली ही होगी। वे लोग तुमसे मेरी कहानी की पुष्टि कराना चाहेंगे।
तभी पास कहीं सायरन की आवाज़ गूंजी और प्रतिपल नज़दीक आती सुनाई देने लगी। अंत में इमारत के नीचे आकर वो आवाज़ एक राह में बदली और फिर खत्म हो गई। चंद क्षण उपरांत सीढ़ियों पर तेजी से आने वाले कदमों की आहटें सुनाई दी। अचानक अजय ने हाँ जी अजय ने पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और अलग कोने में जाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी तभी दरवाजे से बगोले की भांति इंस्पेक्टर कर चंद क्षणों उपरांत सीढ़ियों पर तेजी से आते कदमों की आहटें सुनाई दी। अजय ने पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और अलग कोने में खड़ा हो गया। ठीक तभी खुले दरवाजे से बगोली की भांति इंस्पेक्टर रणधीर ठीक तभी दरवाजे से बगोले की भांति इंस्पेक्टर रणधीर भीतर दाखिल हुआ। फिर हेड कांस्टेबल आनंदराम अंदर आया और उसके पीछे एक अन्य बावर्दी इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया। उन तीनों में से किसी का भी ध्यान कोने में खड़े अजय की ओर नहीं गया। अलबत्ता अजय समझ गया कंट्रोल रूम ने गुलाबी बाग थाना को यहाँ हुए मर्डर की इत्तला दे दी थी। यही वजह थी रणधीर इतनी जल्दी यहाँ आ पहुँचा था। रणधीर आते ही सीधा लाश के पास जा खड़ा हुआ था। लाश को झुककर छूने और सरसरी तौर पर निरीक्षण करने के बाद वह बिस्तर के पास खड़ी औरत के मुखातिब हुआ। तुम कौन हो? मेरा नाम शांति देवी है। इस हत्या के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं। फ़ोन पर हत्या की सूचना तुम्ही ने दी थी? नहीं, शांति देवी ने जवाब दिया। उस आदमी ने और अजय की ओर इशारा कर दिया। रणधीर के साथ साथ से दोनों भी इंगित दिशा में पलट गए। ओए तुम! रणधीर धीमे मगर पैने स्वर में बोला। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था तुम इसमें शामिल होगे। अजय ने बड़े इत्मीनान से सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ा। अजय ने बड़े इत्मीनान से सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ा।
गलत बातें समझना तुम्हारी पुरानी आदत है। रणधीर ने उसे घूरा। तुमने उस लड़की की हत्या क्यों की थी? मैं हत्या जैसे घटिया काम नहीं किया करता। रणधीर आगे बढ़ा और ठीक अजय के सामने जा खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे सिगरेट पीता हुआ बातें कर रहा हूँ। ज़्यादा होशियारी मत झाड़ो। रणधीर घुर्राकर बोला। तुम यहाँ क्या करने आए थे? मेरी मिस मेहरा के साथ डेट थी, लेकिन मेरी मिस मेहरा के साथ डेट थी, लेकिन तुम्हारे 2 आदमियों ने मुझे डिटेन कर दिया। अजय अपने चेहरे की खरोंचों पर हाथ फिराता हुआ बोला। फिर इससे पहले कि मैं उनसे जान छुड़ाकर यहाँ पहुँच पाता, कोई मिस मेहरा को ठिकाने लगा चुका था। मिस मेहरा? यह हतप्राण का नाम था? हाँ, मालती मेहरा तुम्हारी सहेली थी। मेरे एक दोस्त की बेटी थी। उनके पिता ने कहा था यहाँ अपने आने पर उससे मिल लूँ, और अब आगे तुम कहना चाहते हो कि जब यहाँ पहुँचे तो लड़की को इस तरह मारी पड़ी पाया। बेहतर होगा जल्दी से कोई अच्छी कहानी सोच लो। अजय ने औरत की ओर संकेत किया। शांति देवी मेरी कहानी की पुष्टि करेंगी। मालती का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश में गलती से मैंने इसके अपार्टमेंट की बेल बजा दी थी। वह उठकर मेरे साथ आ गई थी। रणधीर के माथे पर बल पड़ गए। वह शांति देवी की ओर पलट गया। तुम बगल वाले अपार्टमेंट में रहती हो? उसने कड़े स्वर में पूछा। शांति देवी ने सिर हिलाकर सहमति दी। 32 नंबर में। यह क्या कर रहे हो? शांति देवी ने अजय की ओर इशारा किया और क्रोधित अजय ने औरत की ओर संकेत किया। शांति देवी मेरी कहानी की पुष्टि करेगी। मालती का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश में मालती से मैंने इसके अपार्टमेंट की बेल बजा दी थी। यह उठकर मेरे साथ चली आई। रणधीर के माथे पर बल पड़ गए। वह शांति देवी की ओर पलट गया। तुम बगल वाले अपार्टमेंट में रहती हो? उसने कड़े स्वर में पूछा। शांति देवी ने सिर हिलाकर कब किया सर? तुम बगल वाले अपार्टमेंट में रहती हो? उसने कड़े स्वर में पूछा। शांति देवी ने सिर हिलाकर सहमति दी। शांति देवी ने सिर हिलाकर सहमति दी। 32 नंबर में। यहाँ क्या कर रही हो?
शांति देवी मेरी कहानी की पुष्टि करेगी। मालती का दरवाज़ा खुलवाने की योजना में गलती से मैंने इसके अपार्टमेंट की बेल बजा दी थी। यह उठकर मेरे साथ आ गई थी। रणधीर के माथे पर बल पड़ गए। वह शांति देवी की ओर पलट गया। तुम बगल वाले अपार्टमेंट में रहती हो? उसने कड़े स्वर में पूछा। शांति देवी ने सिर हिलाकर सहमति दी। 32 नंबर में। यहाँ क्या कर रही हो? शांति देवी ने आश्चर्य अजय की ओर इशारा किया और क्रोधित स्वर में बोली, इसी ने मुझे यहाँ तक रोका था और यहाँ मुझे यहाँ आकर आया था और जो कुछ मैंने इसे बताया उससे ज़्यादा इसको मैं कुछ नहीं जानती। इसे जो बताया था वो सब मुझे बताओ, रणधीर ने आदेश दिया। शांति देवी धीरे धीरे शांति देवी धीरे धीरे बताने लगी। जब उसने बताया, मालती देवी की बालकनी में एक आदमी को सामने होटल की बालकनी में आते देखा था तो रणधीर ने तुरंत उसे टोक दिया। ठहरो, उसने कहा। फिर आनंदराम से बोला, बाहर सर ठहरो, उसने कहा। फिर आनंदराम से बोला, बाहर बालकनी में जाकर देखो। राइट सर। आनंदराम बालकनी में चला गया। रणधीर पुनः शांति देवी से मुखातिब हुआ। उस आदमी का हुला बताओ जिसे तुमने देखा था। बाहर अंधेरा था, मैं अच्छी तरह नहीं देख सकी थी। उसे देखा किस वक्त था? करीब 1 घंटा हुआ होगा। मैं उस वक्त बिस्तर में थी, टाइम नहीं देख सकी। तभी आनंदराम बालकनी से वापस उस आदमी का हुला बताओ जिसे तुमने देखा था। बाहर अंधेरा था, मैं अच्छी तरह से नहीं देख सकी थी। उसे देखा किस वक्त था? करीब 1 घंटा हुआ होगा। मैं उस वक्त बिस्तर में थी, टाइम नहीं देख सकी। तभी आनंदराम बालकनी से वापस लौटा। इस बालकनी के साथ वाली इमारत की बालकनी में आसानी से जा सकता है सर, वह बोला। दोनों इमारतों की बालकनियों के बीच मुश्किल से 2 फुट का फासला है। उस बालकनी वाले कमरे का नंबर पता करो, जहां आकर जांच करो और पता लगाओ कि उसने कौन ठहरा हुआ है। आनंदराम उल्टे पैर हाँ उस बालकनी वाले कमरे का नंबर पता करो, वहाँ जाकर जांच करो, पता लगाओ कि उसमें कौन ठहरा हुआ है। आनंदराम उल्टे पैरों बाहर निकल गया। रणधीर के साथ आया दूसरा इंस्पेक्टर। इस बीच फिंगरप्रिंट वालों
फोटोग्राफर वाले रणवीर के साथ आया हुआ दूसरा इंस्पेक्टर इस बीच फिंगरप्रिंट वालों फोटोग्राफर्स वगैरह को फ़ोन करने के बाद लाश को अपने अल्टा पलटा आनंदराम उल्टे पैरों बाहर निकला गया। रणधीर के साथ आया दूसरा इंस्पेक्टर इस बीच फिंगरप्रिंट वालों फोटोग्राफर इस बालकनी के साथ वाली इमारत की बालकनी में आसानी से जाया जा सकता है, सर, वह बोला। उस बालकनी वाले कमरे का नंबर पता करो, वहां जाकर जांच करो और पता लगाओ कि उसमें कौन ठहरा हुआ है। आनंदराम उल्टे पैरों बाहर निकल गया। रणधीर के साथ आया दूसरा इंस्पेक्टर इस बीच फिंगरप्रिंट्स वालों फोटोग्राफर वगैरह को फ़ोन करने के बाद लाश और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर चुका था। मेरे विचार से लड़की की मृत्यु हुए अनुमानतः कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1.5 घंटा मेरे विचार से लड़की की मृत्यु हुए अनुमानतः कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1.5 घंटा हुआ होगा। ठीक है पाल साहब, रणधीर ने कहा। फिक्र मत करिएगा, आपका यह केस अभी सुलझ जाता है। मैं इस आदमी के मुंह से आपके सामने ही कबूलवा दूंगा कि खूनी यही है। इंस्पेक्टर पाल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर अजय के गहन अहमियत पूर्ण भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। साथ ही उसकी आंखों में व्यापस्त भाव से यह भी चढ़ा जा सकता है कि रणधीर की जबरन दखल अंदाजी इसे पसंद नहीं थी। ठीक है पाल साहब, रणधीर ने कहा। फिक्र मत करिएगा, आपका यह केस अभी सुलझ जाता है।